CSIR यूजीसी नेट JRF का रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा JRF हो गया है तो क्या हमको PhD में एडमिशन लेना चाहिए? और लेना चाहिए तो कहाँ लेना चाहिए? अगर हमारा एग्जाम नहीं हो पाया और हम सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाए तो हम क्या करें? और अगर हमारा एग्जाम कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही नेट और ना ही JRF, तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई नेट का रिजल्ट आ गया ना, ठीक है भाई। किसी का एग्जाम पास हुआ है, किसी एग्जाम पास नहीं हुआ है, किसी का नेट हो गया, JRF हुआ है। तो हमें देखते हैं भाई कि अगर मान लिया आपका नेट हो गया है, ठीक, जैसे भाई अमित का नेट हो गया है, तो हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए? ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये, अगर भाई नेट पास हो गया है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका क्या होना भाई? JRF। क्योंकि आपको JRF के लिए फर्दर क्या करना है भाई? ट्राई करना है। क्योंकि आप अगर मान लिया नेट के बेसिस पे आप सिर्फ अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको फेलोशिप मुश्किल से आपको सेंट्रल JRF नहीं मिलेगा, आपको या तो क्या मिलेगा? HSCST JRF, जिसका नेट और रखा हो ना, और मान लो उसको भाई ड्यूरिंग PhD क्या चाहिए? फेलोशिप। तो उसको बताओ सिंपली क्या करना होता है? हर एक स्टेट में एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है जो ये कहता है कि भाई अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया था JRF के लिए, लेकिन JRF सिक्योर नहीं कर पाया, लेकिन उसने एटलीस्ट क्या सिक्योर कर लिया है? नेट, तो वो अप्लाई कर दे, उन्हें कोई अलग से एग्जाम नहीं देना होगा, और उनको फेलोशिप कौन देगी फिर? स्टेट गवर्नमेंट। समझे बात? जो आपका JRF होता है कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक तो फायदा ये होता है दोबारा पढ़ने का, सॉरी, या तो आप अगर आप भाई पढ़ते ही नहीं हो तब तो आपको भाई ड्यूरिंग PhD कहां से मिल जाएगी फेलोशिप? स्टेट गवर्नमेंट से। अगर स्टेट गवर्नमेंट का नंबर ना पड़े तो आप क्या कर सकते हो बताओ? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, या फिर आप PhD में एडमिशन लेके, और जो क्या होता है प्रोजेक्ट फेलो, आप उसके बेसिस पे भाई अलग अलग जो कंपनीज है ना, वो यूनिवर्सिटीज में क्या भेजती हैं? प्रोजेक्ट्स, कि आप हमको ऐसा मैटेरियल बना के दो, हम आपको इतने पैसे देंगे भाई। तो जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास आते हैं भाई प्रोजेक्ट्स, तो उनको मतलब उनमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको भाई फेलोशिप के नेट के बेसिस पे भी आपको फेलोशिप आराम से मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना होता है किसी का नेट हुआ है तो उसको भी JRF के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल JRF पहली बात तो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात कि आपने नेट JRF नेट होते ये नहीं मानना हमने भाई कि भाई हमारा काम, अब हमारी स्टडी स्टार्ट खत्म होगी, स्ट्रगल आपका खत्म नहीं होता। ठीक है, जब आप PhD में एडमिशन लेते हो, ये भाई मैं आपको बताऊं इवन JRF वालों के लिए भी है। ठीक है, आपका नेट JRF होने के बाद जब आप PhD में एडमिशन ले लेते हो भाई, तो जैसे अगर आपको ये पता करना हो कि भाई आप MSc में कितना सिंसियर थे, तो आपकी रैंक चेक करते हैं कि आपकी कितनी रैंक है, आपका एग्जाम क्वालिफाइड है कि नहीं है। भाई कोई बच्चा MSc में सिंसियर था कि नहीं था पढ़ाई के लिए, उसको MSc का सिलेबस आता है कि नहीं आता है, इसको भाई कैसे जज करते हैं? जब आपका PhD में एडमिशन होता है तो ये चेक करते हैं कि आपकी भाई एकेडमिक कितनी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने नेट सिक्योर कर रहा है, आपने भाई नेट JRF पास कर रखा है कि नहीं कर रखा है, और पास कर रखा है उसमें रैंक भी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर तो कन्फर्म होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर एक बच्चे की रैंक कितनी आ रखी मान लिया 200, और एक की रैंक क्या रखी है 20, तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या होता है उनके? हालांकि दोनों ही क्या है, उनको दोनों को इक्वल क्या मिलते हैं बेनिफिट, लेकिन अगर किसी को जज करना हो कि इनमें से कौन सा बेटर भाई एक तरह से जिसकी किसी बेटर तैयारी है, कौन रिसर्च के लिए मोर सुटेबल है, सुटेबल दोनों है, लेकिन भाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हल्की फुल्की मिलती है ऐसे भाई रैंक के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया ये ना भी हो तो उसी तरीके से अगर आपने जब आप PhD कर लेते हो ना, आप PhD करने के बाद अगर किसी को जज करना हो कि आपने PhD में कितना काम किया है, आप PhD में भाई आपने अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो बाहर के जो मुल्क हैं उनको नहीं पता भाई। मान लिया आपने यहां से PhD कर ली और आप बाहर जा रहे हो पोस्ट डॉक के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, तो ना तो वो आपकी भाई IIT को जानते,
ना आपको एमडीयू को, वो भाई आपके इंडिया की, क्योंकि आपको पता है इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है, तो वो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी को नहीं जानते भाई। तो वो जज कैसे करेंगे कि आपने ड्यूरिंग पीएचडी अच्छा काम किया है कि आपको पोस्ट डॉक मिले? तो पीएचडी में एडमिशन के लिए कैसे जज कर लेते हैं कि आपका नेट क्वालिफाइड है कि नहीं है? इस बात से आपको जज किया जा सकता है, इजंट इट? क्वालिफाइड है तो आप भाई, आपको नॉलेज है, आपको लेने में फायदा है। आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो आपको लेने में फायदा नहीं है। समझ गए बात? तो सिमिलरली आगे जब आप जाओगे ना पोस्ट डॉक के लिए, तो पोस्ट डॉक में एडमिशन के लिए पता क्या होता है? वो चेक करते हैं कि आपका पीएचडी में कैसा रिकॉर्ड है। समझे बात? और आप कहोगे पीएचडी में कैसा रिकॉर्ड होता है? पीएचडी जमा होगी भाई, डिग्री होती है पीएचडी की? तो नहीं, पीएचडी में आपकी परफॉर्मेंस को दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट जज कर सकता है। मान लिया आपने अप्लाई कर दिया यूएसए, ठीक है भाई, आपने यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया फॉर पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक्टर ये भाई पीएचडी के बाद होती है, ठीक है। और ये मानो कि तो आपको पीएचडी की अपनी डिग्री शो करनी पड़ेगी। अब एक मान लिया एक लड़का है भाई आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, ठीक है, और एक मान लिया है एमडीयू से, ठीक है। तो अगर इंडिया से पोस्ट डॉक करता है तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी किसको मिल सकती है भाई? मुश्किल है, क्योंकि यहां भी जज करने का पैटर्न अलग होता है। बात आपको पहले पड़ी। लेकिन बाहर मुल्क जानते ही नहीं भाई, ना तो आईआईटी को ना ही एमडीयू को। तो वो ये चेक करते हैं कि ड्यूरिंग पीएचडी आपने पेपर छापने पड़ते हैं। डिग्री दोनों के पास है, डिग्री क्या दोनों के पास है, तो कैसे करेंगे? तो ड्यूरिंग पीएचडी आपने रिसर्च करनी पड़ती है, और जब आप रिसर्च करते हो ना तो आप पेपर पब्लिश करते हो। क्या? ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स। तो मान लिया अब आईआईटी वाले ने, जो आईआईटी है उस वाले स्टूडेंट ने मान लिया पेपर छाप रखे हैं 5, कितने भाई? 5। और एमडी वाले में पेपर छाप रखे हैं बताओ कितने? 15। कितने? 15 पेपर भाई। तो एक तो चेक करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स भाई। पहले वो क्या देखेंगे भाई, किसने ज्यादा पेपर्स पब्लिश कर रखे ड्यूरिंग पीएचडी। लेकिन ये बहुत फौरी आइडिया होता है उनका, ठीक है भाई, इसके 5 इसके 15, ठीक है। लेकिन असल में वो चेक करेंगे इन पेपर्स का इंपैक्ट फैक्टर। क्या? जब भी आपको कोई पेपर छपता है ना, जब आप पीएचडी में होते हो और अपना कोई पेपर छापते हो, कोई आपको पता भाई बहुत सारे धोखाधड़ी के जर्नल्स भी होते हैं। तो जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं उनमें धोखाधड़ी पॉसिबल नहीं होती। तो हर जर्नल का एक इंपैक्ट फैक्टर होता है। क्या होता है? इंपैक्ट फैक्टर। तो मान लिया एमडीयू वाले ने पेपर छाप रखा, वो जर्नल ऑफ एलोज एंड कंपाउंड में क्या है? 6 इंपैक्ट फैक्टर। और आईआईटी वाले ने छाप रखा किसी और जर्नल में जिसका इंपैक्ट फैक्टर है सिर्फ 2.3। तो दोनों में सेम पेपर है ना, तो वैल्यू मिलेगी इसको। जितना ज्यादा रैंक जितनी कम होता है उतना बेटर होता है, और इंपैक्ट फैक्टर इतना ज्यादा तो उतना बेटर होता है। समझ गए बात? तो वो किसको प्रायोरिटी देंगे? एमडीयू वाले को भाई। वो कहेंगे भाई इसने छाप रखा है हाई क्वालिटी जर्नल में, हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में, इसने छाप रखा भाई कम वाले में। अगर इसने छाप रखा 2 वाले में, इसने छाप रखा है 6 वाले में, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उनको मतलब नहीं इन्होंने पीएचडी कहां से कर रखी है, क्या पता आप डिग्री या फ्रॉड भी ले आओ। बात आपको पहले पढ़ रही है? जो भाई क्या होती है प्राइवेट जो क्या होती है यूनिवर्सिटीज उनसे नहीं, तो ये जो पीएचडी होती है वहां से फायदा नहीं, तो यहाँ पर फैसिलिटी ना होती, ठीक है बात। लेकिन अगर आपके जो पेपर्स हैं उनका इंपैक्ट फैक्टर काउंट किया जाएगा क्यूमुलेटिव, उसको पूरा जोड़ के, तो वो आपको वो बताएगा भाई आपने कितना काम कर रखा है। बात आपको पहले पड़ गई? तो अगर किसी ने 5 पेपर छाप रखे हैं, ठीक है, तकरीबन 3 इंपैक्ट फैक्टर में एवरेज मानो तुम्हें, कितना होगा इसका? 15। और इसने मानो भाई तकरीबन 3 के हिसाब छाप रखे 15 पेपर, तो कितना होगा? 45। तो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा किसका होगा? एमडी वाले का। बात आपको पहले पड़ी? तो वो इसको कह देंगे प्रायोरिटी। उनको पता इसने ज्यादा पेपर छाप रखे हैं, हाई क्वालिटी जर्नल्स में छाप रखे हैं, तो इसने रिसर्च में बेटर काम किया है, क्योंकि उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है बात। अब आप कहोगे ये इंपैक्ट फैक्टर भाई, तो ड्यूरिंग पीएचडी स्ट्रगल आपका खत्म नहीं होता भाई।
पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, आपका स्ट्रगल शुरू होता है भाई। ठीक है बात, उसमें आपको अच्छे पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं। पहले आप पेपर्स की तैयारी करते हो और ड्यूरिंग पीएचडी आप पेपर्स पब्लिश करते हो। पेपर्स का नाम नहीं जाएगा आपकी लाइफ से, ये चलता ही रहेगा। बात आपको पहले पड़ी। तो अगर आपने आफ्टर एमएससी, आफ्टर नेट जेआरएफ आप बिल्कुल भाई आराम से बैठ गए कि हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नुकसान है भाई। आपको तब भी चीजें सीखती रहनी पड़ेंगी। जो चीजें नेट जेआरएफ के सिलेबस में नहीं थी ना, आपको वो भी सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका होता है रेट-वेल्ड एनालिसिस। क्या रेट-वेल्ड एनालिसिस? वो रिसर्च में काम आता है। जिस कंपाउंड का आपने क्या कर दिया रेट-वेल्ड, वो हाई क्वालिटी जर्नल में छपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझे मेरी बात? स्ट्रक्चर सॉल्यूशन, सिंगल क्रिस्टल्स, समझे बात? अगर आपने सिंगल क्रिस्टल से क्या निकालना सीख लिया, एमएससी लेवल पे आपने क्या पढ़ रखी है, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ रखी क्या? उससे आप छोटे मोटे क्रिस्टल्स का, आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स का फिर भी हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो, यूनिट से पैरामीटर। लेकिन उसमें एटम कहां बैठे हैं, बात आपको पहले पड़ी। वो पूरा सॉल्यूशन आपको सीखना पड़ता है जब आप कहां जाते हो, पीएचडी में। वो आपको आता है तो आप बेटर काम कर पाओगे भाई। आप बेटर काम कर पाओगे तो आपके पेपर क्या छपेंगे, हाई क्वालिटी जर्नल्स में। और अगर आपके पेपर्स हाई क्वालिटी जर्नल्स में छपेंगे तो आपका इंपैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा ना। और इवन यूजीसी ने, मैं आपको बताऊं, यूजीसी की जो क्या होता है क्राइटेरिया, फिलहाल तो भाई चेंज हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट लगती है ना यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर 100 के आउट ऑफ क्या लगती है 100, और 32 नंबर 100 में से 32 नंबर पता क्या होते हैं रिसर्च के। कितने होते हैं 100 में से 32 किसके, रिसर्च के। अगर आपने ड्यूरिंग पीएचडी अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है आपके रिसर्च के पता कितने नंबर हो, 2-3, 1-2। अब मान ले भाई आप और आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप दोनों का सेम क्या है एकेडमिक, दोनों का नेट क्वालिफाइड, दोनों का क्या जेआरएफ क्वालिफाइड, लेकिन आपने पीएचडी में कम पेपर छापे हैं, उसने आपके नंबर लग रहे हैं 32 में से 2, उसके नंबर लग रहे हैं 32 में से 15। बात आपको पहले पड़ रही है? तो सिलेक्शन में किसको प्रायोरिटी मिलेगी अपने आप ऑटोमेटिकली? अरे भाई 32 के अलावा जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके 10वीं के 12वीं के मार्क्स होते हैं, जैसे मेरा मिलू के भाई। लेकिन 32 नंबर बताओ क्या है भाई, रिसर्च के हैं। तो अगर आपका नेट जेआरएफ हो गया है तो भी आपने आराम से बैठना नहीं है। मीरा, हाँ बेटा आपका जेआरएफ हो गया ना, तो आपने आराम से नहीं बैठना है, अपना नहीं है, घर बैठ के भाई जो आपका जो पूरा पैटर्न है, समझे बात, स्पेशली वो कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको रिसर्च में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, उनके आप गोथ होते रहो भाई, ठीक है, और उनको बल्कि और एडवांस लेवल पे लेके जाओ। अगर कोई ड्यूरिंग पीएचडी तकरीबन ये मानो 10 से 15 इंपैक्ट फैक्टर लेके निकले, कितना, 10 से 15 इंपैक्ट, जो इंडिया की क्या है टॉप यूनिवर्सिटीज, क्या इंडिया की, उनके जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं, आईआईटी वगैरह बात कर रहा हूं मैं, समझे बात, वो तकरीबन 10 से 15 क्या लेके निकलते हैं इंपैक्ट फैक्टर, तकरीबन, या एवरेज ही। अगर आप आईआईटी जगह, आईआईटीज है भाई, या भाई क्या बोलते हैं जो डीयू वगैरह है, वहां के स्टूडेंट्स तकरीबन 10-15 इंपैक्ट फैक्टर लेके निकलते हैं। लेकिन और कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी भाई, और जो हम तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां पर आप इसको भाई ओवरऑल जो एवरेज है, आईआईटी से पीएचडी करने में एक फायदा क्या होता है बताओ भाई, क्योंकि वहां पर चांसेस क्या है कि ड्यूरिंग पीएचडी आपका इंपैक्ट फैक्टर तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां से अगर आप पीएचडी करके निकलते हो तो ऑन एवरेज आप मानो भाई 4-5 आप मतलब बच्चे का भाई बन ही जाता है इंपैक्ट फैक्टर, क्यूमुलेटिव सभी पेपर्स का मिला के। और जो भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, समझे बात भाई, वहां पर ऐसा भी है भाई, वहां पर मोस्टली मैं आपको बताऊं एक भी नहीं पहुंचता, क्या 0 इंपैक्ट फैक्टर के साथ क्या निकलती हैं पीएचडीज, जिन्हें कोई वैल्यू, बात आपको पहले पड़ रही है। तो आपकी ट्राई होनी चाहिए, अगर आपका इंपैक्ट फैक्टर 10 से 15 की रेंज में है ना, ठीक है, आपका अगर आप भाई, ये जरूरी नहीं कि स्टेट में सारे 4-5 वाले होंगे भाई, नहीं आपको, वो तो आपको पहले पड़ रही है। मैंने पीएचडी कर रखी है एमडीयू से कैंपस से, और मेरा इंपैक्ट फैक्टर अराउंड 150 है, कितना भाई 150। आप कहोगे मेरा इतना कैसे पहुंच गया यहां पर रह के,
तो भाई बात ये थी कि जब मैं पीएचडी में था तो क्योंकि जैसे भाई क्योंकि मैं चीज़ों को सीखता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल क्या होती है मेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ड्यूरिंग पीएचडी भाई जो चीज़ें मैंने सीखी थी, अरे भाई नेट की तैयारी के दौरान, ठीक है, उनको इस्तेमाल करके आप अपने काम को बूस्ट कर सकते हो, आप अपने काम को इंप्रूव कर सकते हो। समझे बात? जैसे भाई मैंने देखा कि रिलेटिविटी एनालिसिस लगाते ही पेपर भाई हाई क्वालिटी जर्नल में जाता है, ठीक है। तो मैंने भाई उसमें लगती है आपकी सारी सॉलिड स्टेट। तो मैंने दोबारा से क्या किया, अब मेरी भाई क्योंकि अब अगर आपको ग्रुप थ्योरी आती है तो आपको बहुत अच्छी क्या आती है, सॉलिड स्टेट। थोड़ा एफर्ट लगाते ही आप जो रिसर्च में जो इस्तेमाल होती है उन टेक्निक्स को आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। तो रिलेटिविटी सीखना मेरे लिए बहुत क्या हो गया भाई, रिलेटिविटी को सीखना अपने आप मेरे लिए बहुत क्या हो गया, इजी। वो सीखते ही पेपर से क्वालिटी होगी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और एक बार पेपर छपने लगे तो भाई फटाफट छपते फिर। अगर आपको भाई सॉलिड नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आप कहोगे भाई आपने बिना सॉलिड के आपने क्या कर लिया, नेट कर लिया, आपको वो नेट तो हो गया भाई, लेकिन फिर आपने कहाँ सीखनी पड़ेगी पीएचडी में, वो आपको नहीं आती, आपको रिलेटिविटी नहीं आता, रिलेटिविटी नहीं आता, आपके पेपर से क्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ रही है? तो जरूरी नहीं है आप इवन स्टेट यूनिवर्सिटी में रह के आप ज्यादा पेपर्स पब्लिश कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं आपको समझ में? तो असली चीज क्या होती है, इंपैक्ट फैक्टर। मैं आपको बताऊं भाई, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है पीएचडी का। क्या ये? अगर एक IITN 5 पेपर छाप रहे हैं, उसका इंपैक्ट फैक्टर कितना भाई, 10 है। और एक स्टेट यूनिवर्सिटी से कोई भाई पेपर छाप ज्यादा, उसका भाई 100 है इंपैक्ट फैक्टर। और दोनों अप्लाई कर दें बाहर किसी मुल्क में, यूएस यूरोप में, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी पता आपको? इसका 100। उनको नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी है, वे कैसे जज करेंगे भाई किसमें ज्यादा पोटेंशियल है? बात आपको पहले पड़ रही है? तो यहां पर आपके लिए तो क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो यहां पर क्या है, इंपैक्ट फैक्टर। तो भाई आपकी ट्राई क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेपर पब्लिश करने की भाई, ठीक है। अगर 10 से 15 की रेंज में आपका क्या है, इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे जोन में हो भाई। अगर कम है तो भाई आपकी पीएचडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। आगे आपको ये ठीक है। तो ये भैया आराम से नहीं बैठना है कि जैसे ही आपका क्या होता है नेट जेआरएफ, तो अपना फर्दर अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व रहो भाई, ठीक है। आप ये देखो कि जो कॉन्सेप्ट्स आगे रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं उनको पढ़ के, और उनको ये देखो भाई वो किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है। मान लिया आपको पीएचडी करनी है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनो के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको तो पढ़ो दोबारा से, और जितने नेट लेवल पे थे ना उससे भी क्या पढ़ो, ज्यादा लेवल पे। उसका फायदा ये होगा कि जब आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो वहां पर आप रिसर्च की क्वालिटी को और भी, आप अपने पेपर की क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो जज कैसे बताओ ये इंपैक्ट फैक्टर से। ओके, तो भाई क्या बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, ठीक है, कि भाई पीएचडी ना करनी हो तो क्या करें हम। मान लिया हमारा नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए और हम पीएचडी ना करें तो क्या होएगा भाई। अगर आपने नेट या जेआरएफ होने के बाद आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, तो पहली बात तो ये आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपका जेआरएफ भी है ना, तो भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। आपका नेट है और आप सोचो भाई कि हमको सेंट्रल जेआरएफ नहीं मिला, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टेट जेआरएफ। वो सारी फेलोशिप आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद ही मिलती है। आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया पढ़ाने की एलिजिबिलिटी तो है, आप पढ़ा सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया भाई, बीएससी से लेके एमएससी तक, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी भाई। तो मेरी तो वही रिकमेंडेशन होती है, अगर कोई बच्चा भाई जेआरएफ कर लेता है, ठीक है, या इवन नेट भी कर लेता है और कोई दूसरी फेलोशिप सिक्योर कर ले, तो पहले वो एडमिशन कहां पर ले, पीएचडी में। अब फेलोशिप आपको मिल रही है और एक तरफ क्या हो रही है, आपकी पीएचडी होने लग रही है, ठीक है। और आपके पास जो टाइम बचे ना, अगर आपका इंटरेस्ट है किसमें जाने का, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाने का, आपको अप्लाई करना है एचसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, तो मैं तो कहता हूं भाई जेआरएफ करने के बाद एडमिशन लो पीएचडी में,
या नेट के बाद एडमिशन लो, पीएचडी में फेलोशिप सिक्योर करो, और उसके बाद पैरेलल में आपको भाई तो आपके पास ऊपर को बर्डन नहीं है, ठीक, आप आराम से हॉस्टल में रह के भाई आपको एक अलग से कमरा मिलता है, आमतौर पर हर एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स को अलग रूम मिलता है भाई, ठीक है, एमएससी की तरह नहीं है कि एक में 3-4 भर दिए, अलग से आपको रूम मिलता है भाई एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और आप पीएचडी कर रहे हो। तो आमतौर पे क्या होता है कि आपका लैब वर्क थोड़ा होता है, ज्यादा काम क्या होता है आजकल, लैपटॉप का काम क्या होता है भाई, ज्यादा होता है, तो आपको काफी सारा काम मतलब भाई हॉस्टल पे भी रह के करना पड़ सकता है, हॉस्टल में रह के, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा कि आपके पास टाइम बच जाए, फिर उसको आप कहां इन्वेस्ट करो, मतलब आप एक तो नहीं जो बेयर मिनिमम होता है ऐसे बोलना चाहिए भाई, लेकिन आप पीएचडी के लिए क्या होता है बेयर मिनिमम, आपको लगे भाई कि 4-5 इंपैक्ट फैक्टर कर लेंगे हम, ठीक है बात, और वहां से क्या पीएचडी और हमको फेलोशिप मिल रही है, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करें अपनी यूपीएससी की। उसका फायदा यह है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, इसीलिए आमतौर पे जो बच्चे जीआरएफ होते हैं उनको यूपीएससी वगैरह क्लियर करने में क्या होता है, ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उनको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप देखोगे कई बच्चे जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो पहले से या तो जॉब में होते हैं या कहीं से उनको फेलोशिप मिल रही होती है, इजंट इट। जब आप फाइनेंशियल स्टेबल होते हो तो आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो आपको नहीं जाना भाई, अगर मान लिया आपको पीएचडी नहीं करनी है तब भी मैं कहूँगा पीएचडी जरूर करो एक बारी, क्योंकि ड्यूरिंग पीएचडी आप तैयारी कर सकते हो अपनी पैरेलल में किसकी, यूपीएससी वगैरह की। थोड़ा कोई आप भाई इजी टॉपिक ले लो, आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसका एक फायदा ये भी है क्योंकि जब तक आपका एग्जाम पास होता है, मान लिया आपका 3 साल आपने तैयारी में लगा दिए यूपीएससी की, और 3 साल में आपकी मान लिया क्या होगी साथ में पीएचडी। अब आप मुझे बताएं, आपका एक तो बच्चा ऐसा भाई जिसका प्री क्वालिफाई हो गया, मेन क्वालिफाई हो गया, और वो क्या बताओ भाई सिंपल एमएससी है, नेट जीआरएफ है, और क्या है उसका इंटरव्यू है, और एक एमएससी है, नेट जीआरएफ है, और वो इंटरव्यू देने जाता है लेकिन वो पीएचडी है। तो क्या इंटरव्यू पैनल के ऊपर भाई इस बात का एक भाई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता क्या कि भाई ये लड़का पीएचडी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सिविल सर्विसेज होती है वहां पर होता सारा मैनेजमेंट, सिविल सर्वेंट एक तरह क्या होते हैं भाई, मैनेजर ही होते हैं कि सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है। बात आपको पहले पड़ी भाई, सोसाइटी को कैसे मैनेज करना, भाई कहीं पर कोई दंगा हो जाए उसे कैसे मैनेज करना होता है, ये तो बात होती है। और हालांकि ये फील्ड अलग है, लेकिन उनको पता है कि ड्यूरिंग पीएचडी भी आपके पास इतना सारा क्या होता है डेटा, उसको आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है डेटा को। आपके पास लाखों फाइल होती है पीएचडी में, अरे बोलो भाई लाखों फाइल, ये नहीं कंप्यूटर फाइल कह रहे हो, लाखों फाइल कंप्यूटर में, इतना सारा आपके पास डेटा है। उस डेटा को मैनेज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको भाई क्या बोलते कम्युनिकेट करना ड्यूरिंग फाइनल वाइवा, ये सारी स्किल्स आप कहां सीखते हो ड्यूरिंग पीएचडी। तो वो ये क्या मानते हैं कि अगर भाई ये पीएचडी करते करते इसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत इंप्रूव होगी होंगी तो इसके ऊपर दांव लगाना क्या रहेगा, इजी मतलब बेटर रहेगा। तो मैं आपको बताऊं भाई, जिसका जो नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी की होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है यूपीएससी के इंटरव्यू में। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इसका फायदा वहां भी है, किसी को अगर जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसका इंटरव्यू पास होने के चांसेस मैं भाई 3 गुने लिखूंगा ना तो डबल जरूर हो जाएंगे। क्या अगर आपने प्री पास कर दिया, मेन पास कर दिया, एक तो आप बिना जेआरएफ के जाओ, सॉरी बिना जाओ भाई पीएचडी के, और एक आप विद पीएचडी कहां जाओ इंटरव्यू देने, तो डेफिनेटली आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है बात, ओके। तो भाई आपने पूछा कि क्या नेट वालों को पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, मतलब प्रायोरिटी मिलेगी। भाई देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है जीआरएफ वालों को। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जीआरएफ वालों की फेलोशिप क्या सिक्योर्ड है, सिक्योर भाई, उनको पता है कि ये इसका जीआरएफ है तो ये ड्यूरिंग पीएचडी भाई इसको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएंगी। और आपको पता है इतनी ज्यादा भाई एमएससी करने के साथ साथ भाई एमएससी करने के बाद तो करीबन ये मानो भाई 20 से 25 साल के बीच में एज तो हो ही जाती है। ठीक है, उनको पता है भाई अगर अभी इतने बड़े बच्चे भाई घर वालों से पैसे मांगेंगे नहीं तो खुद पैसे कमाने के लिए भाई या तो कहीं क्या करेंगे, टीच करेंगे, या कोई पैरेलल में कोई जॉब और करेंगे भाई। तो इससे उनका टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए, कहां पर ये पीएचडी में कम टाइम दे पाएंगे। इसीलिए प्रोफेसर्स इंटरव्यू में कम प्रायोरिटी देते हैं किसको, नेट वालों को।
जेआरएफ वालों क्या सोचते हैं कि ये फाइनेंशियली क्या होगा, स्टेबल होगा, ये सारा टाइम कहां लगाएगा। बात आपको पहले पड़ी। इसीलिए एक तो भाई, एक तो साइकोलॉजिकल प्रायोरिटी होती है जेआरएफ वाले, तो क्या होता है साइकोलॉजिकल भाई प्रायोरिटी, कि टीचर्स उसको इंटरव्यू कर देते हैं प्रायोरिटी। दूसरा, उसको मेरिट लिस्ट में भी क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। समझे बात। आपको ये कैसे, मान लिया 100 नंबर, मान लिया 200 नंबर क्या आप क्या मान लो भाई, 200 का आप क्या मान लो मेरिट। ये मान लो कि भाई पीएचडी में एडमिशन, अरे भाई इंटरव्यू से पहले क्या लगती है, मेरिट लगती होगी ना कि इनको आना है भाई। तो 200 में से मानो 100 क्या है एकेडमिक के, और 100 क्या है आपके पास, 100 है आपके पास एंट्रेंस के। किसके भाई 100 एंट्रेंस, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था भाई अपना खुद का एक एंट्रेंस लेती है। तो यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि 100 तो हम क्या लगाएंगे मेरिट, एकेडमिक मेरिट के। अरे ये नंबर जोड़ के बीएससी के, एमएससी के, पता होगा ना आपको। ठीक है बात। मान लिया किसी के भाई एमएससी में कितने 70%, वो 70 लगी, बीएससी के लगी 10%, उसमें 6 लगी। बात आपको पहले बढ़िया से। तो 100 एकेडमिक, 100 के हैं एंट्रेंस के। अब अगर मान लिया किसी के भाई, तो पहले ये हुआ करता कि जेआरएफ वालों के 100 में से 100 लग जाया करते। क्या जिसका जेआरएफ था ना उसके 100 में से, मतलब उनको एंट्रेंस देना क्या होता है एग्जेम्प्टेड, और 100 में से 100 क्या लगा दे उसके मार्क्स। तो उसके एकेडमिक मान लिया कितनी है, एकेडमिक उसकी बनती 70, तो कहां पहुंच गया 170 पे, नहीं आपको। लेकिन अगर मान लिया 70 एकेडमिक वाला कोई एंट्रेंस पास कर रहा है, उसके एंट्रेंस में कितने 50, तो वो कहां है बताइए भाई। और आपको पता है एंट्रेंस में भाई, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो मार्क्स लेना क्या होता है काफी मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा और टाइम बहुत कम होता है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस में क्वेश्चन आते हैं नेट लेवल के, नेट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं, लेकिन टाइम आपका क्या होगा बहुत कम टाइम होता है। तो आप ये बताओ भाई 50 नंबर ले लिया, आमतौर पे 50-60 वाला क्या होता है टॉपर, तो 70 + 60 भी आ गई तो भी 130 आया ना भाई। तो ये इसको 170 को क्रॉस, अरे मान लिया 2 बच्चे हैं, एक का जेआरएफ क्वालिफाइड था, एक का तो क्या क्वालिफाइड था एंट्रेंस, तो उसे क्या हो गए 100 + 70, इसे क्या हो गए बोलो भाई 50 + 70, 120 हो गए ना भाई। तो कहीं नीचे नहीं है। तो इसीलिए सारे एडमिशन किन के होने लगे थे, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया सिर्फ, इंटरव्यू के लिए भी सिर्फ किसको बुलाया करते जेआरएफ वालों को, और उनके खुद के एंट्रेंस भाई मानो यूजलेस हो गए थे। ठीक है, तो बच्चों ने भाई एंट्रेंस अप्लाई करने बंद कर दिए थे। तो फिर बोले भाई काम करते हैं हम, उस टाइम पे मान लिया जेआरएफ वाले क्या थे 100, और नेट वाले क्या करते 80% एंट्रेंस की। ठीक है बात। लेकिन भाई मतलब नेट वालों को बिना पेपर दिए 100 में से 80 लग जाएंगे, जेआरएफ वाले के 100 में से 100 लग जाएंगे। एंट्रेंस वाले देखो कितने आएंगे भाई, 80 नंबर ले तो बहुत बड़ी बात एंट्रेंस में। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज ने कर दिया कि भाई अब इनके मार्क्स कम कर दिए, अब इनके 100% नहीं लगते, इनके लगाते हैं तकरीबन 100 में से 70, इनके 100 में से 60, यानी कि तकरीबन 40% नंबर किसे लगाते हैं 40%, सॉरी अरे भाई 80% किसे कर दिए जेआरएफ वालों के, और 60-70% किसे कर दिए, यानी अब नेट वालों को क्या है एग्जेम्पशन, और जेआरएफ वालों को क्या है एग्जेम्पशन। लेकिन मान लिया एंट्रेंस 100 का है, तो जेआरएफ वाले के लगेंगे मान लिया 80, और नेट वाले के लगे मान लिया 65, कितने लगे भाई। इससे एक चांस हो गया भाई एंट्रेंस देने वालों को फाइट करने का। लेकिन आप ये देखो भाई कि एग्जेम्पशन होने के बावजूद भी नेट वालों के मार्क्स तो कम लगते हैं। तो दूसरा एक इनको भाई कंपैरिटी कहां पर होती है मेरिट लिस्ट तैयार करने में, ये मेरिट लिस्ट में तो कहां पर होते हैं थोड़ा नीचे आएंगे जेआरएफ वालों से। तो भाई देखो क्या बोलते प्रायोरिटी तो कम है। मेरिट लिस्ट तैयार, इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने में भी क्या होता है, नेट वाले जेआरएफ वाले थोड़ा सा क्या होंगे नीचे आएंगे अगर सेम एकेडमिक है तो भाई। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू में किसको प्रायोरिटी मिलती है जेआरएफ वालों को भाई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई इसके बेसिस पे एडमिशन ही ना हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भाई बिना जेआरएफ के बेसिस पे भी एडमिशन सिक्योर कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एकेडमी बहुत अच्छी है, ठीक है, या आपका भाई इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हो जाए तो ट्राई जरूर करना चाहिए, समझे बात। और दूसरी बात ये होती है कि मान लिया यूनिवर्सिटी ने यूआरएस बोल रखी 3, तो यूआरएस पे वो क्या नहीं लेती जेआरएफ, यूआरएस पे वो क्या नहीं लेती कि जेआरएफ वालों के पास ऑलरेडी क्या है फेलोशिप,
तो ये कहते हैं कि भाई हम लेंगे एंट्रेंस और नेट वाले लेंगे, एंट्रेंस और नेट वालों को भी कुछ हम सेलेक्ट करेंगे, ताकि ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सेंट्रल जेआरएफ नहीं है, उनको हम क्या देंगे फिर, फेलोशिप। कम से कम 3 दाखिले तो लेंगे नहीं आपको समझ में। कई यूनिवर्सिटी ऐसा भी करती हैं, यूआरएस बोल दी 3 और सीटें हैं 4, तो 3 क्या ले लिए, मैंने सीटें 3 हैं और 3 यूआरएस हैं और 3 जेआरएफ वाले, तीनों क्या ले लिए जेआरएफ वाले, ताकि उनको फेलोशिप किसी को देनी ना पड़े। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये भी होता है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन हो सकता है भाई, समझे बात। भाई अकेले नेट के बेसिस पे काफ़ी सारी जगह एडमिशन हो जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ नेट के बेसिस पे इवन आईआईटी दिल्ली में भी गए हुए हैं। ठीक है बात। एक लड़का भाई क्या बोलते हैं नहीं, एनआईटी कुरुक्षेत्र, समझो, तो वहाँ से पीएचडी करके आ रहे हैं, विजय नाम का। तो एक बड़ी बात नहीं भाई, नेट के बेसिस पे मैंने सिर्फ बताया आपको प्रायोरिटी मिलेगी, किसको भाई, जेआरएफ वालों को। लेकिन ये नहीं है कि नेट के एडमिशन होते हैं, नेट के एडमिशन भी होते हैं। और अगर आपको फेलोशिप आपको मिल जाए ना, तो एडमिशन आप पक्का लें, समझे बात। ओके। और एक बात भाई, जिनका भाई जेआरएफ हो गया है वो सोचें कि हम क्या करें अब। तो उनका भाई इमीडिएट मोटिव होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एडमिशन सिक्योर करें। ठीक है बात। और आमतौर पे भाई जेआरएफ होने के बाद बच्चे एक गलती करते हैं कि उनकी एक फेवरेट यूनिवर्सिटी होती है कि हमको तो यहां जाना है, और यहां नहीं गए ना भाई तो हमको पीएचडी नहीं करनी, होते ना कई ऐसे। और आमतौर पे वो यूनिवर्सिटी वो होती है जो हमारे होम टाउन के नज़दीक होती है। तो आमतौर पे बच्चे भाई सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हैं फॉर्म, पीएचडी का भाई। लेकिन वहां पर सीटें मान लिया क्या है 10, और भाई मान लिया बच्चे आ गए वहां पर, कितने मान लिया, जेआरएफ और नेट वाले 15, तो बाकी तो वहां पर एडमिशन नहीं होंगे, तो बाकी फिर कहां जाए। तो भाई आपने सिर्फ एक जगह फॉर्म नहीं भरना है, समझे बात। आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो। अगर आपको भैया हो ना कि आपको घर के पास रहना है, ठीक है, तो एक काम करें कि जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो घर है भाई, आप ये देखो उससे 50 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि भाई 50 किलोमीटर के दायरे में 50 कोस दूर भाई, समझे बात, डेली अप डाउन हो सकता है। ओके। या मान लिया भाई हॉस्टल में भी रहते हो, तो आप इजीली सैटरडे को, कई यूनिवर्सिटी होती है 5 डेज, तो आप भाई 2 दिन 3 दिन हर वीक में अपना घर पे आ सकते हो। तो क्या करो भाई, ये देखो आपका जो घर है ना, ठीक है, उसके 50 मील के दायरे में, 50 किलोमीटर दायरे में देखो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में क्या करो, अप्लाई। बात आपको पहले पड़ी, उन सब में अप्लाई करना है, फिर आपका जेआरएफ वेस्ट नहीं होएगा। हमारे भी कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक यूनिवर्सिटी के चक्कर में, क्योंकि जेआरएफ होने के बाद 2 साल की लिमिट होती है। टीचिंग की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, लाइफ टाइम। टीचिंग की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, लाइफ टाइम। लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर। कईयों ने इस चक्कर में भाई पीएचडी का एडमिशन गवा दिया, एक जगह अप्लाई करते रहे, और मैंने उनको बोला ऐसे मत करो, अब 3-4 जगह अप्लाई करो, यहां नहीं तो वहां हो जाएगा। तो आप ये देखो भाई 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी क्या है यूनिवर्सिटी, सब में अप्लाई करो। ठीक है। फिर मान लिया आपका भाई वहां पर 3 जगह क्या हो गया, आपको लग रहा है 3 जगह भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है, वहां पर आप मेरिट में आ गए, तो वहां फिर आप क्या कर लो, चूज कर लो। बात आपको पहले पड़ी। और थोड़ा बहुत आपको भाई ऐसे बाहर जाना पड़ता है घर से पीएचडी में, कोई बड़ी बात नहीं भाई। ओके। तो ये बस ये ना करो भाई कि आपने सिर्फ एक जगह अप्लाई किया। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात और थी यहाँ पर भाई, अच्छा भाई कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है जेआरएफ होने के बाद कि अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं, मतलब एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए, या सेंट्रल में आईआईटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। देखो पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है कि आप 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और आप कहीं एडमिशन ना हो, ये बहुत भाई इम्पॉसिबल सी बात है, बहुत मुश्किल बात है। आपका कहीं ना कहीं एडमिशन पक्का हो जाएगा। लेकिन कई बार हमको ये होता है कि हमको तो हम अपने शहर से ही करनी है, ठीक है, और हमारे शहर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, वो स्टेट है, सेंट्रल है, आईआईटी जो भी है, और वहां हमारा एडमिशन हो नहीं पाया। और वहां पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं भाई इस चक्कर में कि भाई
हमको शहर से बाहर ना जाना पड़े, वो कहाँ एडमिशन ले लेते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है भाई, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं भाई। आप कभी भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी ना करें भाई, भूल के भी ना करें, इंडिया में स्पेशली। बाहर की जो यूनिवर्सिटी भाई वहां पर तो क्या बोलते हैं, अच्छी भी होती है यूनिवर्सिटी भाई, लेकिन इंडिया के अंदर दिक्कत क्या है, आप एमएससी कहीं से कर लें, एमएससी आप करें स्टेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट से, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीएचडी आपने कहां से करनी पड़ेगी? स्टेट से, सेंट्रल से या आईआईटी से। उसकी वजह है एक भाई, पहली वजह तो यह है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में आपकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, हमारी जो फीस थी भाई ड्यूरिंग पीएचडी हमारी फीस थी 6,000 रुपये पर ईयर, यूनिवर्सिटी की फीस। ठीक है, तो 5 साल की हमारी फीस लगी 30,000, सॉरी बात आपको पहले पड़ी भाई, 5 साल की हमारी फीस कितनी लगी? 30,000 रुपये। लेकिन भाई जेआरएफ की वजह से हमको 20-25 लाख रुपए वैसे ही मिल गए। तो 20-25 लाख में से अगर 30,000 में किसके भर दिए फीस के, तो क्या बड़ी बात है? बात आपको पहले पड़ रही है। और जो हमारे यानी यहां पर आपको अगर आपका जेआरएफ है, ठीक है, अगर नेट भी आपका है, तो वहां पर आपको पहली बात तो भाई यूआरएस वगैरह मिल जाती है। तो चांसेस ये हैं कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको फेलोशिप कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। जेआरएफ नहीं होगा तो यूआरएस या प्रोजेक्ट फेलो या एचएससीएसटी जेआरएफ, स्टेट जेआरएफ। ठीक है, तो आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है कि यहां पर जो फी होती है ना 1 साल की, क्योंकि भाई जेआरएफ होने के बाद कोई प्राइवेट में बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन कोई गलती से भाई अगर चला जाए, वो सोचे भाई कि मेरे पास फेलोशिप आ रही 20-25 लाख रुपए, अगर मैंने 5-6 लाख रुपए दे भी दिए तो क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तब ये है कि आपका पीएचडी वर्क अच्छा नहीं होगा वहां पर, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिसके पास फेलोशिप नहीं है उसको दिक्कत क्या है कि 1 साल की फीस होगी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आपकी क्या होगी फीस होगी। तो आप 5 साल तक फेलोशिप कर रहे हो, 5 साल तक आप पीएचडी कर रहे हो, तो कितनी होगी आपके भाई? आपने वहां पर फीस के आपने कितने भर दी? वहां पर 8-7 लाख रुपए आपने भर दिए फीस के उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और स्टेट में भरते हो आप सिर्फ 30,000। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में सारी क्या होती है फैसिलिटीज? उन 30,000 रुपए में आपको क्या मिलती है? सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट भाई, बहुत रेयर है, मतलब आपको ऑलमोस्ट वहां पर मशीनें मिल जाएंगी। कोई मशीन वहां पर नहीं भी होगी ना, तो जो आपका जो भाई टीचर होएगा, जो आपका गाइड होएगा, उसके लिंक होएंगे कहीं कहीं पर, वो वहां से आपका भाई जो क्या बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन है आपके सैंपल्स का, वो करवा देगा। बात आपको पहले पड़ी, तो आपको ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती यहां पर, क्योंकि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया के अंदर पहली बात तो फैसिलिटीज नहीं है। जो मशीनें भाई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये मशीनें भाई करोड़ों की आती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं, बहुत कम करती भाई। समझे बात? आपको इक्का दुक्का मशीन मिलेगी, वो बहुत सिंपल वाली बिल्कुल। तो आपने वहां पर एडमिशन ले लिया, मान लिया आपका गाइड भी अच्छा है, मान लिया, ठीक है बात, तो अभी जब आपके पास मशीन ही नहीं है, जब आपके पास तलवार ही नहीं है, आप भाई लड़ाई कैसे करोगे? बात आपको पहले पड़ रही है। मशीन आपके पास है नहीं, ना एक्सआरडी है, ना टैम है, ना पीएल है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका पीएचडी वर्क बताओ उससे क्या होगा? सफर होएगा। इसीलिए वहां पर जब बच्चे पीएचडी लेके निकलते हैं ना, तो बहुत रेयर है कि वहां से भाई आप 1-2 इम्पैक्ट फैक्टर भी लेके निकल जाओ। बात आपको पहले पड़ रही है। इसलिए भूल के भी कहां पर एडमिशन ना लें भाई, प्राइवेट के अंदर, क्योंकि वहां पर एक तो फीस लगती है बहुत ज्यादा, ऊपर से वहां पर मशीनें नहीं होती, ऊपर से भाई मोस्टली वहां पर टीचर्स क्या होते हैं? गेस्ट फैकल्टी। समझे बात? वो लगातार भाई शिफ्ट होते रहते हैं। तो आपने किसी के पास अपने एडमिशन ले भी लिया, वो छोड़ के चला गया भाई, अब आपका काम तो क्या हुआ? बीच में रुक गया, इजंट इट? क्योंकि मान लिया आपने कोई कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का आपने करवाना है कैरेक्टराइजेशन, अब मशीन वहां पर है नहीं भाई, एक्सआरडी वहां पर है नहीं, तो आप कहां जाओगे उस सैंपल को लेके? आपने वो सैंपल भेजा कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में, पैसे दे के आपने सैंपल करवाया, वहां से रिपोर्ट आई 1 महीने में, 1 महीने में तो आपको पता लगा सैंपल तो बना ही नहीं, तब तक आप आराम से बैठे रहे। बात आपको पहले पड़ रही है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी ना करो भाई, जेआरएफ होने के बाद बिल्कुल ना करो, ठीक है? ओके।
अच्छा भाई, जिनका एग्जाम पास नहीं हुआ है भाई, किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम पास नहीं हुआ भाई, ठीक है, उनको घबराने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ये मेला हर 6 महीने में भरता है। ये नहीं कुंभ के मेले की तरह नहीं है कि 12 साल में भरेगा भाई, हर 6 महीने मेला लगता भाई। तो आप अपने आप को खुद आराम से जज कर सकते हो, आराम से भाई खुद के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोबारा क्या करो, अपनी तैयारी दोबारा से पढ़ो भाई, ठीक है, और दोबारा एग्जाम दो। इसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, वो कहते हैं नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। उसकी वजह ये होती है भाई, अगर मान लिया आप फल की चिंता करते रहते हो ना, तो आपकी एनर्जी आधी किसमें लगती है, चिंता करने में भाई। आप फल की चिंता करो ही मत, आप ही मानो कि हमने भाई एग्जाम दिया, हमारा काम खत्म, ठीक है, बल्कि एग्जाम देते ही नहीं है, दोबारा तैयारी करने लग जाओ। ओके। अच्छा भाई, एक बच्चों के दिमाग में बात ये होती है कि हम पीएचडी आईआईटी से करें कि स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मान लिया आपने दिल्ली से अपनी पीएचडी करनी है, ठीक है, तो आप आईआईटी दिल्ली जाएं कि डीयू जाएं। अब आपके दिमाग में टैग तो भाई किसका बड़ा है, आईआईटी का। लेकिन भाई हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको एक बात बताई थी कि पीएचडी करो हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अगर आपको जाना है रिसर्च में, सॉरी टीचिंग में। अगर आपको कहां जाना भाई, टीचिंग में, तो पीएचडी कहां से करो, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल, या मतलब आईआईटी से नहीं करनी। आप कहोगे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है क्योंकि आईआईटीज के अंडर कॉलेजेस नहीं होते भाई। क्या आईआईटीज के अंडर भाई क्या नहीं होते, कॉलेजेस। तो आईआईटी में बहुत कम सीटें होती हैं, और वही होती हैं जो वहां पर हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें हैं ना वही रहती हैं भाई। और इसीलिए वहां पर सीटें बहुत कम है, तो बहुत समय के बाद वहां पर क्या निकलती है, पोस्ट। आपको इससे फिर क्या होता है भाई, और जगह तो पोस्ट निकलती हैं, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्या होते हैं, कॉलेजेस, जब उनमें पोस्ट निकलती है ना, तो भाई देखो ये बात सबको पता है, कोई बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं आपको ये, लेकिन होता ये है कि अप्लाई वहां पर कोई भी कर सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही कहां जाते हैं, उसके अंडर कॉलेजेस में इंटरव्यू पैनल में। अब आप मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट उनके पास पीएचडी कर रहा है उनकी यूनिवर्सिटी से, और एक आईआईटी से, तो जानते किसको भाई? तो ये अनस्पोकन रूल है ये कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी अपने अंदर भी और अपने अंडर जो क्या है कॉलेजेस, उनमें भी किन को लगाती है, जो उसी से क्या कर रखे होते हैं, पीएचडी। मतलब वैसे लग जाते हैं और भी, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या होते हैं भाई, मान लिया 10 सीटें, मान लिया डीयू के किसी कॉलेज में क्या है 10 सीटें हैं प्रोफेसर की भाई, तो 7 तो वो लगे मिलेंगे आपको जो कहां से आए हैं, जो डीयू से एमएससी कर रहे हैं, जो डीयू से क्या कर रहे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, 7 तो वो लगेंगे। और 3 कौन लगेंगे, उनमें कोई भाई साउथ का है, कोई आईआईटी, बात आपको पहले पड़ी, तो बहुत रेयर है भाई। तो टीचिंग में एंट्री के लिए फिर बेटर वे कौन सा होता है कि आप कहां से करो पीएचडी, स्टेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उनके अंडर, क्योंकि उस स्टेट यूनिवर्सिटी में, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहां पर तो भाई डिपार्टमेंट में तो सीटें होती हैं, पोस्ट होती हैं प्रोफेसर की जो खाली होती रहती हैं। उसके अलावा उसके अंडर बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलेजेस, वहां भी सीटें, वहां भी पोस्ट निकलती हैं, तो वहां पर आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, मोर इजी हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही है? तो अगर आपको जाना टीचिंग में, तो किसको प्रायोरिटी दो, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की खुद की पोस्ट, उसमें उसके खुद के डिपार्टमेंट में पोस्ट, उसके अंडर कॉलेजेस में पोस्ट भाई, समझे बात? तो वहां पर आप इजीली अपना वही क्या बोलते हैं पोस्ट सिक्योर कर सकते हो। बेशक कोई आईआईटी रखा हो ये, ठीक है, मैं आपको बताऊं, इवन जो भाई ये है क्या बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पर जब पोस्ट निकली थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमने भाई एडमिशन लिया था पीएचडी में, ठीक है, बल्कि उससे पहले ही बात है। तो यहाँ भी बहुत सारे भाई, यहाँ पर 7-8 पोस्ट थी, तो पूरे इंडिया से क्या रखी थी एप्लीकेशंस, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्या लगे थे प्रोफेसर, सारे पता कहाँ से लगे थे, जो यहाँ के पीएचडी थे। बात आपको पहले पड़ रही है? तो कहाँ पर एडमिशन कहाँ लेना है, अगर आपका मोटिव क्या है टीचिंग,
तो भूल के बिना जाओ IIT, कहाँ जाओ भाई? सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज। ओके। और अगर आपका मोटिव क्या है? रिसर्च। अगर आपका मोटिव क्या है भाई? रिसर्च की फील्ड में आपने जाना भाई, ठीक है, आपने करना भाई, आपने पोस्ट डॉक करनी है, पोस्ट डॉक करनी है आपने भाई। और जो फील्ड रिसर्च के जहाँ पर क्या मांगते हैं? PhD डिग्री, ठीक है, NPL वगैरह है, या भाई साइंटिस्ट के तौर पे काम करना है, तो तब आपको कहाँ से PhD करनी चाहिए? IIT से। बात आपको पहले पड़ रही है? क्योंकि वहां पर किसको प्रायोरिटी मिलेगी यार? IIT की PhD को। ओके। तो अगर आपको जाना रिसर्च में तो PhD कहां से प्रेफर करो? IIT से। अगर आपको जाना रिसर्च में फर्दर, PhD के बाद फर्दर किसमें जाना है? रिसर्च के फील्ड में। या आपने जाना है इंडस्ट्रीज में, कहां जाना है? कंपनीज में, तो कहां से PhD प्रेफर करो? IIT से। बात आपको पहले पड़ गई? आपने पूछा भाई अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हो, अगर कोई भाई PhD में एडमिशन ले लेता है और उसका JRF है और उसको फेलोशिप मिल रही है, ठीक है, अगर वो कहां पढ़ा है? गेस्ट फैकल्टी में, किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी कॉलेज में, तो क्या उसको भाई फेलोशिप भी मिलती रहेगी और वहां से भाई तनख्वाह भी? ऐसा नहीं होएगा। जब आप PhD करते हुए, JRF लेते हुए कहीं अप्लाई करते हो ना यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो आपको अपना JRF पॉज करना पड़ता है। और पॉज का मतलब ये नहीं है कि वो आपने मान लिया JRF 1 साल के लिए पॉज कर दिया, तो 1 साल JRF पॉज करने मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी फेलोशिप आपको आगे मिल जाएगी, वो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। समझे बात? तो या तो आप PhD करते करते क्या कर सकते हो? फेलोशिप ले सकते हो, या PhD करते करते आपने भाई क्या करना है, कहीं आप जॉब कर रहे हो तो PhD आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेलोशिप आपने क्या करनी पड़ेगी? उस दौरान छोड़नी पड़ेगी भाई, फेलोशिप आपकी पॉज हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई? दोनों नहीं तो फिर क्या करें बच्चे भाई? वहां से ले रहे हैं फेलोशिप और वहां से तनख्वाह भी ले रहे हैं। बात आपको पहले पड़ी? हाँ, आप पैरेलल में अपना कोई भाई खुद काम कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, टीच कर सकते हो, या कोई आप जॉब कर रहे हो ना तो उसको 9 से 5 के टाइम के अलावा करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। मतलब आप कहीं पढ़ा रहे हो, किसी आप मान लिया किसी एकेडमी पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप 9 से पहले पढ़ाओ, क्योंकि JRF लेते ही, और भारत सरकार का ये टाइम है कि 9 से 5, क्या भाई इस टाइम में आपको जॉब नहीं कर सकते। इस टाइम में जॉब करोगे फेलोशिप आपको छोड़नी पड़ेगी उस दौरान, ठीक है। इसके अलावा जॉब करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, आपका JRF नहीं है और आपका नेट है और आपको भाई URS भी नहीं मिली, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही, और तब आप PhD करते करते क्या कर रहे हो? कहीं जॉब कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। समझे बात? आपने अपना काम करना होता है, वहां पर आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती। भाई देखो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का ये रूल होता है कि जो फेलोशिप लेता है ना रेगुलर PhD में, PhD भी रेगुलर ही होती है, ठीक है। अटेंडेंस लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी होती है? जो फेलोशिप ले रहा है। अगर कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको वहां पर अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती। मोस्टली में ही होता है, किसी में ये भी हो सकता है किसी में ये हो कि नेट के बेसिस पे भी अगर आप PhD कर रहे हो और आपको वहां पर दिल्ली जाना कंपलसरी हो, अदरवाइज ये भाई मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कंडीशन नहीं होती। अगर आप मान लिया JRF ले रहे हो, PhD कर रहे हो और आपकी कहीं जॉब लगी सरकारी, तो ये नहीं कि आपकी भाई PhD बंद हो जाएगी, आपकी फेलोशिप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। PhD आपकी कंटिन्यू रहेगी। वो जो काम है फिर हम PhD करें कैसे? हम तो जॉब कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब। आप कहीं भी टीचर लगे हरियाणा सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, आप संडे को आओ, सैटरडे को आओ, जिस दिन छुट्टी हो ना वहां आके काम करो भाई उस दिन, या भाई आप जॉब टाइम के बाद डिपार्टमेंट जाओ तब काम करो, यानी तब आपको डेली वहां पर जाने की जरूरत नहीं होती, अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बात? हाँ, जब आपकी भाई PhD पूरी हो जाए फिर आप कुछ करो, फिर कोई रोक टोक नहीं होती। तो एक सवाल ये है कि JRF करने के बाद, नेट JRF करने के बाद जब आप PhD के लिए अप्लाई करते हो तो PhD के इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? उसमें आपको बताऊं भाई, पहली चीज तो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है,
अगर भाई मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन। हालांकि नेट जेआरएफ के लिए आपको पता है, आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको तीनों पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन नहीं थी, मतलब आपने तीनों पढ़ी है प्रीवियस में, तीनों आपने पढ़ी है फाइनल में, तब तो भाई आपसे वो कुछ ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तब आपसे ये पूछ लेंगे भाई कि आपकी फेवरेट कौन सी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो जो आप बताओगे ना, फिर आपसे मोस्टली उसी के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। और अगर मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन थी इन फाइनल ईयर, तो आपने उनको बता दिया कि मेरी स्पेशलाइजेशन ये थी, तो चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट ना भी हो, तब भी आपसे भाई ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, आपकी स्पेशलाइजेशन से। आप कहोगे क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भाई जैसे क्वेश्चन आपके नेट में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बस वही क्वेश्चन आपसे भाई वहां पर वो लाइव पूछ लेते हैं, पेपर में नहीं, वहां पर आपसे क्वेश्चन लाइव पूछ लेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे भाई कोई टेबल, आपसे कोई टेबल बना दी, कैरेक्टर टेबल, उसमें एक एंट्री मिस कर दी, तो उसमें क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया एक्सपोनेंशियल डिके का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, समझे बात। तो क्वेश्चन वही आएंगे, आपसे पूछ ले बताओ भाई जो गिब्स ड्यूम इक्वेशन है उसका फायदा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। या कोई आपसे पूछ ले ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में कौन स्टेबल ज्यादा होता है। क्वेश्चन की टाइप वही होती है जो आपके नेट में आती है, क्वेश्चंस कोई अलग टाइप के नहीं होते। बस ध्यान ये रखना आपने भाई, तो आपने इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करो ना क्वेश्चंस की, तो अपना तीनों स्ट्रीम, मतलब जो आपकी क्या है स्पेशलाइजेशन, एक तो उसके पोर्शन को थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओ भाई इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सारे के सारी स्पेशलाइजेशन थी, तो आप उस चीज को थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाओ जो आप वहां पर ये बोलोगे कि मेरी फेवरेट ये है, क्योंकि जो आपने फेवरेट बोल दी ना, इंटरव्यू पैनल आपसे आमतौर पे उसी में से क्वेश्चन पूछता है। बात आपको पहले पड़ी भाई, क्वेश्चंस वही आते हैं जो नेट जेआरएफ में आते हैं, तो पढ़ना आपने वही है जो आपका सिलेबस है ना नेट जेआरएफ का। जैसे आपने भाई अगर आपने ये पढ़ रखी मेरी बुक्स, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1-2 और एडवांस्ड ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1-2, जो 8 बुक्स हैं, ये नेट जेआरएफ के लिए ही है, नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए। आप इन्हीं को क्या करो, रिवाइज करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रखो, या तो जो आपकी क्या है स्पेशलाइजेशन, या आपका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे भाई। कोई जरूरी नहीं कि और ना पूछें, पूछ सकते हैं, ठीक है बात, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी उसकी है। एक चांस ये होता है भाई, मान लिया आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है ऑर्गेनिक, लेकिन आपका इंटरेस्ट मान लिया केमिकल काइनेटिक्स में, और आपने वहां पर बोल दिया भाई कि मुझे पीएचडी करनी है केमिकल काइनेटिक्स में, समझे बात। तो वहां पर कोई प्रोफेसर बैठा होगा जो किसका होगा, केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो आपसे भाई केमिकल डायनेमिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये देखो, आपने अगर एक आपसे कोई पूछे आपका भाई रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, और आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट वहां पर जाहिर कर दोगे, तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल, वो आपके दिमाग में भाई होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।